हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिवर्सल का फिजिक्स क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आए हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो बेटा अगर जेके बोर्ड में देखा जाए तो जेके बोर्ड में इस चैप्टर के जो मार्क्स हैं, बेटा जेके बोर्ड में इस चैप्टर के मार्क्स जो है वो 9 मार्क्स हैं। ये बिल्कुल उतने ही मार्क्स हैं जितने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं। तो बोर्ड के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का भी और 3 नंबर का भी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि 5 नंबर का कौन सा आता है और 3 नंबर का कौन सा आता है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायट-सावर्ट लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन बायट-सावर्ट लॉ, ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। इसको हम कहते हैं बेटा बायट-सावर्ट लॉ। चलिए देखते हैं क्या होता है हमारे पास बेटा बायट-सावर्ट लॉ। देखिए सिंपल सी बात है कि बायट-सावर्ट ने कहा कि अगर हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, बेटा ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहां पे हमारे पास एक पॉइंट P है। तो ऑरिस्टन ने कहा था कि जब भी एक करंट कैरी, उसने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसमें जब करंट चल रही होगी तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मतलब यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे हर एक जगह पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, और बायट-सावर्ट ने हमें यह बताया, ये तो ऑरिस्टन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। फिर उसके बाद बायट-सावर्ट ने यह कहा कि हम एक लॉ बनाते हैं जिसकी वजह से हमें यह पता चले कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है किसी भी पॉइंट P पे। तो ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा पॉइंट P पे है, जो कि कितनी दूरी पे है बेटा, जो कि यहां से R डिस्टेंस पे है। जो कि कहां से, ये दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट बेटा कितनी दूरी पे है बेटा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है ये R की दूरी पे है। सो इट इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम द करंट, यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बायट-सावर्ट लॉ ने कहा कि आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आपको यहां पे एक करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो आप, बायट-सावर्ट लॉ कहता है कि आप डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, आपको एक करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो ये हमने बेटा एक करंट एलिमेंट लिया यहां पे। सपोज दिस एंगल ओवर हियर इज थीटा। तो एज पर बायट-सावर्ट लॉ, तो बेटा बायट-सावर्ट लॉ कहता है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, सिंस द करंट एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, करंट एलिमेंट को हमने कंसीडर करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सिंस द करंट एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाय इट at point P will be very small. तो बायट-सावर्ट लॉ कहता है the small magnetic field developed at point P due to current element is directly proportional to I. It is directly proportional to dl, that is length of the element. It is directly proportional to sin theta and it is inversely proportional to R square. So बेटा ये है बायट-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट। सो बायट-सावर्ट लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये डिस्टेंस टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, फ्रॉम द करंट एलिमेंट टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है बेटा, तो इसको हम थोड़ा सा यहां पे सही तरीके से बनाते हैं। तो ये है हमारे पास बेटा, यहां पे हमने माना हुआ है कि सपोज दिस इज करंट एलिमेंट, ये हमने माना है बेटा दिस इज पॉइंट P, ये हमने यहां पे माना है बेटा डिस्टेंस R, और बेटा ये हमने यहां एंगल माना है थीटा। सो इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे बनेगा, ये है इसका स्टेटमेंट। सो द बायट-सावर्ट लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, length of the element, directly proportional to the sine of angle between the element and the observation distance, and inversely proportional to the square of distance. बेटा when we combine all these, what do we get? जब हम इन सबको कंबाइन करेंगे तो बेटा हमें मिलेगा dB is equivalent to 2, या dB is directly proportional to I times dl sine of theta divided by R square, and what do we get? बेटा we get dB is equivalent to, तो बेटा हमें क्या मिलेगा, dB is equivalent to K times IDL sin of theta divided by R square। बेटा ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, यानी इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे बनेगा, दैट विल बी k टाइम्स आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बेटा ये जो k है, बेटा इस k का वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ k, दिस k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेयर दिस म्यू नॉट जो हमारे पास है बेटा, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और बेटा जो इसका वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है बेटा, ये इसका वैल्यू है। तो इसका मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड dB किसके बराबर आया, सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट के तो पहले तो हम यही लिखेंगे, सो dB इज इक्वल टू बेटा यहां पे हम इसको लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे हम लिखेंगे बेटा आइडियल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और बेटा इसको हम ऐसे लिखेंगे, या dB इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय बेटा आइडियल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल होगा, तो dB का वैल्यू कितना बनेगा, सो dB इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 I टाइम्स dl sin of theta divided by r square. This is the equation that we can use. But what is this? This is the magnetic field due to small element. ये मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल एलिमेंट की वजह से। बेटा अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, तो बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिया जाता है, तो हम ऐसे लिखते हैं, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ dB। आपको पता है जब आपको एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर -7 I टाइम्स dl sin of theta divided by beta r square. So integration of dB will be b, so b will be equivalent to integration of 10 to the power -7 I times dl sin of theta divided by r square. बेटा हम इसको यहां पे इंटीग्रेट करेंगे और हमें एक टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। This is how we get the total magnetic field by integrating this particular equation within the proper limits. हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन द प्रॉपर लिमिट्स और हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है ना बेटा, तो ये है हमारे पास जी बायर्ट-सावर्ट लॉ। तो बायर्ट-सावर्ट लॉ बेसिकली ये कहता है कि आप एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और अगर आपको एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता चला, उसी को इंटीग्रेट करो, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और आपको बोर्ड में बिल्कुल इतना ही लिखना है, पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, और स्टेटमेंट मैंने आपको बोल दिया स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट मैंने बोला वो आप लिख लेना। क्या, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द length of element, it is directly proportional to the sine of angle between element and observation distance, and inversely proportional to the square of distance from the center of element to the observation point. Combining all these we get this. जब हम इन सबको कंबाइन करेंगे तो बेटा हमें फाइनली जो है ये मिलेगा, dB is equal to 10 power -7 ideal sin theta by r square. This is our final answer. ठीक, दिस इज बायर्ट-सावर्ट लॉ। बेटा इसका एक एप्लीकेशन आता है, इसका एक क्वेश्चन जो एप्लीकेशन है वो हमें पेपर में पूछा जाता है, दैट इज डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। बेटा ये करंट कैरिंग कॉइल, बेटा ये है हमारे पास जी क्वेश्चन। क्या आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, बेटा ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है। ठीक है, ये हमारे पास यहां पे कॉइल है, और इस कॉइल में बेटा करंट चल रही है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा मान रहा हूं कि इसमें करंट चल रही है आई, तो बेटा इसमें करंट चल रही है आई। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे। सो मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस में मान लेता हूं आर। करंट ऐसी चल रही है इसमें, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, कि सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, बेटा क्या मैं एक काम कर दूं, देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, ये है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, पॉइंट पी। बेटा जहां ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां हमें सबसे पहले एक करंट एलिमेंट लेना होगा, तो बेटा यहां मैं एक करंट एलिमेंट लेता हूं, दिस इज करंट एलिमेंट, डीएल नाम रखता हूं मैं इसका। ठीक है ना बेटा, आप देखिए ये ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस यहां से यहां तक आर है, क्योंकि मुझे यहां निकालना है, तो ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी आया, तो बेटा ये एंगल कितना आया यहां पे, बेटा दिस एंगल इज 90 डिग्री। बेटा ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री आया। दिस इज करंट कैरिंग एलिमेंट, आप ऐसा समझ लीजिए, दिस इज करंट कैरिंग एलिमेंट, ये करंट कैरिंग एलिमेंट मुझे यहां निकालना है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस टाइम पे ओ है, ओ इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, करंट ऐसी जा रही है ना, देखिए यहां पे करंट ऐसी जा रही है इसमें से, दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इसी तरह यहां पे करंट इसमें से जा रही है, दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल तो आ गया यहां पे 90 डिग्री, तो हमें पता है, तो यूजिंग बायर-सावर्ट लॉ सिंपल, बड़ा आसान सा है, तो हम बायर-सावर्ट लॉ का यूज करेंगे। वी नो दैट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल, तो यहां पे हम इसको लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये बनेगा हमारे पास dB। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, दिस इज स्मॉल एलिमेंट की वजह से। बेटा अगर मुझे निकालना होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I times dl sin of theta divided by r square. I times dl sin of theta divided by r square. What is integration of dB? That is b. So b is equal to बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मैं बाहर निकालूंगा। यहां पे देखिए एंगल 90 डिग्री है तो sin 91 हो गया। बेटा करंट चल रही है कांस्टेंट, वो भी बाहर आएगी, तो r स्क्वायर रेडियस वो भी बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dl। नो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dl? इंटीग्रेशन ऑफ dl इज dl 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 dl, इन सब dl का जमा करके बनेगा बेटा 2 पाई r। That will be the circumference of this particular हमारे पास जो करंट कैरिंग कॉइल है, इसका circumference होगा 2 पाई r। तो मैं यहां लिखूंगा, सो b will be equal to b किसके बराबर होगा बेटा, मैं लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय i अपॉन r स्क्वायर, और dl के बदले मैं लिखूंगा यहां पे बेटा 2 पाई r। तो यहां मैंने लिखा बेटा 2 पाई r। ठीक, चलिए अब क्या होगा बेटा, ये r इसके साथ कैंसिल होगा, ये पाई इसके साथ कैंसिल होगा, ये बनेगा 2 1s r, ये बनेगा 2 2s r। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा b हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स i डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बनेगा बेटा, डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 2 टाइम्स r। बेटा दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। बेटा अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल होगा, उस करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट टाइम्स i डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स r। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेके बोर्ड। सिंपली इसको ऐसे ही लिखना है, कुछ खास नहीं लिखना है। हाँ, एक चीज आप लिखना है यहां पे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा हमें क्या होता है ना, बायर-सावर्ट लॉ आल्सो गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब वो डायरेक्शन क्या होगा, एक मिनट समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। बेटा कुछ नहीं करना है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, आपने क्या करना है, देखिए dl क्रॉस r, मतलब पहले आपने अपना हाथ रखना है अलोंग dl, उसके बाद आपने फिंगर्स को कर्ल करना है अलोंग r। तो करना क्या है, इट इज idl क्रॉस r। तो क्या करना है बेटा, आपने पहले राइट हैंड को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ आइडियल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट, उसके बाद फिंगर्स को कर्ल करना है अलोंग r। तो देखिए बेटा उसके बाद कर्ल किया फिंगर्स अलोंग r, थंब आया कहां की तरफ बेटा, आउटसाइड, तो बाहर की तरफ। इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो अगर इनटू द प्लेन होता तो हम इसको क्रॉस बनाते, आउट ऑफ द प्लेन है तो इसको हम डॉट से शो करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आता है ये बोर्ड में। ठीक है, तो बायर-सावर्ट लॉ के साथ ही ये आता है, ठीक है ना। सो दिस कंप्लीट्स आवर बायर-सावर्ट लॉ। इसके बाद हम आते हैं दूसरा हमारे पास जो लॉ है दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। 5 नंबर के लिए अगर आता है तो इसमें दूसरा क्वेश्चन डेफिनेटली इसके साथ होता है, अकेला ये नहीं आता है। सो अगला क्वेश्चन इज बेटा दैट इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ इज सिंपली बिल्कुल और बिल्कुल होमोलॉग ऑफ गॉस लॉ। व्हाट डज गॉस लॉ स्टेट? गॉस लॉ स्टेट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सेम ये है, ये उसी का होमोलॉग है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, बेटा देखिए ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि आप एक काम कीजिए, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को आप एनक्लोज कीजिए एक एम्पीरियल लूप से। तो बेटा ये मैंने बनाया यहां पे एम्पीरियल लूप। एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप एनक्लोज कीजिए एक एम्पीरियल लूप से। तो ये मैंने यहां पे एक लूप बनाया बेटा, एम्पीरियल लूप। जब भी कभी भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को आप एक लूप से एनक्लोज कीजिए एंड दैट लूप इज बेटा कॉल्ड एम्पीरियल लूप। तो बेटा इस लूप को कहा जाता है एम्पीरियल लूप। तो उसके बाद एम्पीरियल लूप, उसके बाद अगर हमें सपोज करके यहां किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज। देखिए ये है हमारे पास स्टेटमेंट, मैं आपको समझाता हूं इसका क्या मतलब है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, ये कहता है कि अगर हमारे पास एक
करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को आप एनक्लोज कीजिए एक हाइपोथेटिकल लूप से जिसको हम कहते हैं एम्पीरियन लूप, और उसके बाद उस एम्पीरियन लूप पे हमारे पास अगर अब हमें निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, उस एम्पीरियल लूप पे अगर हमें किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, द मैग्नेटिक फील्ड बीट द लाइन, इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो द मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लूप दैट विल बी इक्वलेंट टू म्यू नॉट टाइम्स की उस लूप में से कितनी करंट जा रही है. देखिए फॉर एग्जांपल सो स्टेटमेंट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज हाइपोथेटिकल लूप कॉल्ड एम्पीरियल लूप is equal to the line integral of the magnetic field over any closed hypothetical loop called amperial loop is equal to mu naught times current enclosed, current threaded through that loop. उस लूप में से जितनी करंट जो है वो पास हो रही है, ठीक है ना. तो देखिए ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड हमने एक एम्पीरियल लूप बनाया. इस एम्पीरियल लूप पे किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा बी डॉट डी एल दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई. तो सबसे पहली बात ये इसका स्टेटमेंट है बेटा, ये आप लिख लेंगे जो मैंने आपको बता दिया. क्या द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. यानी अगर हमारे पास करंट जो है कोई लूप इस करंट को क्लोज नहीं कर रहा होगा तो आप मैग्नेटिक फील्ड वहां पे उस लूप के अक्रॉस नहीं बता सकते, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ऐसे दिया, ठीक है. ये देखो ये यहां पे करंट कैरिंग, ये यहां पे हमारे पास फिर से करंट कैरिंग है और यहां पे मैंने ये लूप बना दिया एम्पीरियन लूप. तो इसमें तो मैं कहीं पे भी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं, लेकिन अगर मैं यहीं पे ये वाली करंट की बात करूं तो इसका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी योगदान नहीं होगा, बिकॉज इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज. ये लूप कितना करंट एनक्लोज कर रहा है. तो मतलब अगर मैं इसको I1 लिखूं बेटा, अगर मैं इसको I2 लिखूं, अगर मैं इसको I3 लिखूं, तो ये बनेगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स क्या बन जाएगा ये बेटा I1 प्लस I2. दिस इज योर क्या बेटा, इसको हम कहते हैं एम्पियर सर्किट लॉ. सिंस वी आर डीलिंग विद बोर्ड्स, दिस इज, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है ना. दिस इज एम्पियर सर्किट लॉ. इट इज वैलिड फॉर ऑल द सर्फेसेस बेटा, हर एक सर्फेस के लिए वैलिड है. इट इज वैलिड फॉर ऑल द सर्फेसेस, सारी सर्फेसेस के लिए ये वैलिड है. उसके बाद एक और बात ये है दैट करंट इट इज वैलिड फॉर ऑल द सर्फेसेस. उसके बाद एक और चीज ये है कि करंट मस्ट पास थ्रू द लूप. अगर हमें एम्पियर सर्किट लॉ को लगाना है, करंट मस्ट पास थ्रू द लूप. और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट अ लूप, ये बात आप प्लीज याद रखना कि लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ लूप इज डायरेक्टेड टेंजेंशियली. मैग्नेटिक फील्ड एट अ लूप, लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डायरेक्टेड बेटा टेंजेंशियली. ये डायरेक्टेड कैसे है, इट इज डायरेक्टेड टेंजेंशियली. बेटा ये भी आप याद रखेंगे दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टेंजेंशियली. देखिए इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो पेपर में आता है और ये दोनों मिलके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं. वो है क्या, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंफिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर. फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंफिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर. ठीक, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंफिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, यूजिंग एसीएल. तो देखिए ये हमारे पास यहां पे एक इंफिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है ना. हमने क्या किया, हमने इसको एक एम्पीरियल लूप से, तो ये हमने बना दिया बेटा एम्पीरियल लूप, ठीक है ना. तो दिस इज एक मिनट, दिस इज बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर. ये हमारे पास बेटा जी करंट कैरिंग कंडक्टर है. तो ये हमारे पास जो है एम्पीरियल लूप बनेगा और एम्पीरियल लूप जो है वो कुछ ऐसा बनेगा और इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टेंजेंशियली होगा. तो बेटा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बेटा ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड. सपोज मुझे यहां पे पॉइंट आर पे मेरे को निकालना है, क्या, सपोज मुझे पॉइंट आर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करूंगा. एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, तो यूजिंग, तो मैं इसमें डायरेक्टली करूंगा यूजिंग एसीएल यानी एम्पियर सर्किट लॉ. फिर अगर मैं एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करूं, मैं क्या लिखूंगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई. ठीक है ना. तो मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, बी को मैं बाहर लिखूंगा, अंदर लिखूंगा मैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई. ठीक है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है. नाउ सी व्हाट इज डीएल, दिस इज द डीएल. व्हाट इज डीएल, डीएल इज दिस एलिमेंट, ये है ना, ये बिट एलिमेंट है डीएल, दिस इज डीएल, दिस इज द एलिमेंट ऑन द लूप.
तो आप देखो ना, डीएल 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 डीएल, ये सब डीएल बनेगा 2 पाई आर। तो क्या मैं यहां पे लिखूं b इंटू 2 पाई आर, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। So b into 2 pi r is equal to mu naught times I. So what does b become equal to? So b becomes equal to mu naught times I divided by 2 pi r. This is the magnetic field due to infinitely long conductor. तो infinitely long conductor किसी भी distance r पे इतना magnetic field बनाता है, mu naught times I upon 2 pi r. So it does not depend upon the length of the conductor. Conductor कितना लंबा है उस पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा. That's why we are writing infinitely long conductor, because it does not depend upon r. Sorry, it does not depend upon length of the conductor. So magnetic field B is equal to mu naught times I divided by 2 pi r. This is magnetic field. Mu naught times I divided by 2 pi r. तो अगर आपको किसी भी, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है, आपको इस डिस्टेंस पे निकालना है, आपको इस डिस्टेंस पे निकालना है, आपको इस डिस्टेंस पे निकालना है, आपको बस बेटा डिस्टेंस ही देखनी है. You just have to find the distances. R1 ये, R2 ये, R3 ये, और जितना जितना आप दूर जाएंगे, जितना ये बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. यानी जितना हम लाइन से दूर जाएंगे, जितना हम स्ट्रेट कंडक्टर से दूर जाएंगे, उतना उतना मैग्नेटिक फील्ड कम आएगा. But this is our second question, that is Ampere circuital law. Again very very important. चलिए बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज that's called magnetic force. बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स एंड पाथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड पाथ ऑफ चार्जड पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड पाथ ऑफ चार्जड पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड. पार्ट ऑफ चार्जड पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड. बेटा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सेपरेटली पूछा जाता है 5 नंबर का. प्लीज कीप दिस इन माइंड. देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अगर हमारे पास, मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, सपोज दिस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बेटा ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बेटा. दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है ना बेटा. दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक. यानी मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर, इट्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना. अब हमने क्या किया, यहां हमने एक चार्जड पार्टिकल रखा जिसका चार्ज q है और बेटा जिसका वेलोसिटी v है. बेटा जिसका वेलोसिटी क्या है v. तो सब देखा गया व्हेन दिस चार्जड पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इस पर फोर्स लगा और ये देखा गया दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्जड पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. It is directly proportional, force is directly proportional to the velocity with which it is fired inside the magnetic field. It is directly proportional to angle between the velocity and magnetic field. कि velocity और magnetic किस velocity से फायर कर रहे हो और magnetic field के साथ कितना एंगल बना रहा है. And it is directly proportional to the magnitude of strength of magnetic field. magnetic field कितना strong है. तो ये जो फोर्स लगा ना, इस चार्जड पार्टिकल पे जो फोर्स लगा, ये 4 चीजों पे डिपेंड किया. एक तो ये डिपेंड किया कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है. जब हम इन सबको कंबाइन करेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB साइन ऑफ थीटा. या हमें मिलेगा F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा. बेटा दिस इज द फोर्स जो एक चार्जड पार्टिकल पे लगेगा. सो व्हेनेवर एनी चार्जड पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स QVB साइन थीटा. जब जब कभी कोई भी चार्जड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, वो उस पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दैट इज इक्वल टू QVB साइन थीटा. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि यहां पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे, दैट विल बी इक्वल टू QVB साइन थीटा. सो दिस इज द फोर्स F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा. नाउ यहां पे हम इस चीज के स्पेशल केसेस लिख सकते हैं. देखिए बेटा स्पेशल केसेस हम क्या बनाएंगे. देखिए बेटा फोर्स किसके बराबर आया, बेटा फोर्स F आया हमारे पास, F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा. चलिए देखा, अगर थीटा 0 डिग्री, व्हाट डज दैट मीन, थीटा 0 डिग्री मींस कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमने चार्जड पार्टिकल को इसी डायरेक्शन में फायर कर दिया, यानी अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और हमने इसी डायरेक्शन में चार्जड पार्टिकल को फायर किया, बेटा एंगल 0 डिग्री, साइन 0 इज 0, देन नो मैग्नेटिक फोर्स विल बी
exerted on the charged particle. Charged particle deviate नहीं होगा, वो सीधे आगे जाएगा क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगा उस पे. So this is case number 1 when theta is 0 डिग्री. बेटा दूसरी बात, जब थीटा होगा 180 डिग्री, बेटा अगर तो थीटा 180 डिग्री होगा तो बोलो फोर्स कितना लगेगा सर. F will be equal to किसके बराबर, Q will be sin 180, that is again 0. मतलब अगर कि ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और चार्जड पार्टिकल ऐसे जा रहा है अपोजिट टू इट, इस कंडीशन में भी कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इस पे नहीं लगेगा, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इस पे नहीं लगेगा. बेटा नाउ अब हम आते हैं जब थीटा 90 डिग्री है, तो देखिए क्या मतलब हुआ इसका. बेटा इसका मतलब हुआ कि दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना बेटा. ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड. देखिए बेटा दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी. हमने क्या किया बेटा, हमने चार्जड पार्टिकल को फायर किया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे. दिस इज चार्जड पार्टिकल क्यू. बेटा इसको हमने वेलोसिटी v दे दी 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है. चार्जड पार्टिकल क्यू, उसको हमने बेटा हम ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं. बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें कहता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास ये वेलोसिटी है, देखिए बेटा अगर ये हमारे पास कहता है कि आप एक काम करो, आप ये तीन एक्सिस को आपस में परपेंडिकुलर कर दो. तो बेटा क्या बोल रहा था मैं कि जब हमारे पास एंगल ऑफ 90 डिग्री होगा मतलब हम इसको ऐसे फायर करेंगे, ठीक है ना. ये ऐसे हम फायर करेंगे. इसी को मैं बनाऊंगा, इसको मैं यहां रेप्लिकेट करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा, उससे ये डायग्राम सही बनेगा. तो इसको मैं यहां बनाता हूं. देखिए बेटा क्या बनेगा ये, अगर मैं इसको ऐसे फायर करता हूं मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में ना ऐसे फायर करता हूं, ठीक है. मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे फायर करता हूं. चार्जड पार्टिकल को मैं, दिस इज चार्जड पार्टिकल क्यू, ये इसका वेलोसिटी v है, मैं इसको फायर कर रहा हूं ऐसे. और मैग्नेटिक फील्ड को मैं ले रहा हूं क्योंकि अब हमें 3 डायमेंशनल यहां पे लेना पड़ेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा या तो डायरेक्टेड इनटू द प्लेन या तो आउट ऑफ द प्लेन. मैं मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टेड लूंगा इनटू द प्लेन, मतलब इसका मैं जो डायग्राम बनाऊंगा वो कुछ ऐसा होगा. सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन. ये मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन. और हमने क्या किया बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन. और हमने क्या किया बेटा, और हमने यहां पे इस डायरेक्शन में इसको फायर कर दिया. ये चार्जड पार्टिकल क्यू है, ये हमने इसको फायर कर दिया इधर वेलोसिटी v. देखिए यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड यहां की तरफ है एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन. वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो इसमें लॉरेंट फोर्स लगेगा इधर की तरफ. मैग्नेटिक फोर्स आई मीन टू से वो लगेगा इधर की तरफ. मतलब ये क्या करेगा, ये इसका यहां से पाथ चेंज करके बेटा इसको यहां पहुंचाएगा. क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इधर की तरफ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. और बेटा ये इसको पहुंचा देगा यहां पे, ठीक है. तो यहां पहुंचा दिया. अब ये यहां है, अब इसका वेलोसिटी ऐसे होगा बाहर की तरफ. बेटा दिस इज वेलोसिटी v. अब अगेन क्या होगा बेटा हमारे पास, अगेन हम लगाएंगे इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड यहां की तरफ, तो ये वेलोसिटी वहां की तरफ, तो ये नीचे की तरफ इसको खींच के लाएगा. तो ये इस पे लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा कहां की तरफ बेटा, ये इस पे लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ. मतलब ये कहां पे जाएगा, ये चला जाएगा बेटा यहां पे. सेम जब हम यहां पे लगाएंगे तो ये इस तरीके से अपना पूरा पाथ ट्रेवल करेगा. और हर एक जगह पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा वो ऐसे लगेगा अंदर की तरफ. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स हर जगह ऐसे लगेगा. तो आप देखिए ना, जब थीटा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री थीटा पे जो पाथ ऑफ द मैग्नेटिक चार्जड पार्टिकल इज दैट इज सर्क्यूलर. तो ये बात तो हमें यहां याद रखनी पड़ेगी कि यहां पे थीटा 90 डिग्री पे जो पाथ ऑफ द चार्जड पार्टिकल इज बेटा, पाथ ऑफ चार्जड पार्टिकल इज सर्क्यूलर. पाथ ऑफ चार्जड पार्टिकल इज सर्क्यूलर. और बेटा यहां पे ये एक सर्कल कंप्लीट करता है. बेटा यहां पे ये एक सर्कल कंप्लीट करता है, ये सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है ऐसे. तो पहली बात तो यही याद रखेंगे कि पाथ. अच्छा अब यहां पे निकालेंगे 2 पैरामीटर. देखिए यहां पे तो बना मैग्नेटिक फोर्स एंड इट इज दिस मैग्नेटिक फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. यानी अगर मैं इसको लिखूं QVB, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, sin 90 is 1 इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r. बेटा ये v जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा यहां पे Q टाइम्स B इज इक्वल टू M टाइम्स V डिवाइडेड बाय R.
और अगर हम यहां से रेडियस ऑफ द पाथ निकालेंगे, रेडियस ऑफ द पाथ विल बी इक्वल टू m टाइम्स v डिवाइडेड बाय mv डिवाइडेड बाय q टाइम्स b, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ। और बेटा अगर यहां से हम वेलोसिटी को निकालने की कोशिश करें, हम वो भी निकाल सकते हैं, तो हम सिंपली लिखेंगे qbr, ये जाएगा मल्टीपल में डिवाइडेड बाय m, दिस विल बी द वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी निकालनी होगी इस पार्टिकल की, वो भी निकाल सकते हैं। अगर रेडियस निकालना होगा बेटा वो भी निकाल सकते हैं। अगर टाइम पीरियड निकालना होगा कि एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होता है, सो दिस इज रेडियस, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। तो अगर रेडियस निकालना होगा पाथ का, वो भी हम निकाल सकते हैं। बेटा अगर हमें क्या निकालना होगा, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी पार्टिकल की, बेटा हम वो भी निकाल सकते हैं। और बेटा अगर तो हमें टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, अच्छा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ना, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो आप देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, सो टी विल बी इक्वल टू व्हाट इज डिस्टेंस, दैट इज 2 पाई आर। अरे भाई ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय स्पीड दैट इज v। सो टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन v इनटू r। बताओ जी r किसके बराबर है, सर r इज इक्वल टू m v अपॉन q टाइम्स b। तो देखिए v जाएगा v के साथ, तो टाइम पीरियड बनेगा बेटा 2 पाई m डिवाइडेड बाय q टाइम्स b, दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ, ये जो पार्टिकल है उसका टाइम पीरियड ये होगा 2 पाई m अपॉन q टाइम्स b। और आप देखिए दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा बेटा उसके बाद देखो पहले हमने पढ़ा यहां पे अगर के एंगल 0 डिग्री होगा तब क्या होगा, एंगल 180 डिग्री होगा तब क्या होगा, तब तो कुछ नहीं होगा, 90 डिग्री पे पाथ ऐसा होगा। बेटा अगर हम देखेंगे इफ एंगल इज क्या, बेटा अब हम देखेंगे इसका फोर्थ केस। और फोर्थ केस क्या है बेटा, फोर्थ केस है कि अगर हमारे पास जो एंगल है वो क्या होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। यानी इफ वी फायर इट एट एन एंगल विच इज 0 से 90 के बीच में, तब क्या होगा। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा दिस इज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये यहां मैग्नेटिक फील्ड है। हमने क्या कर दिया, अब हमने इसी चार्जड पार्टिकल को फायर कर दिया बेटा इस डायरेक्शन में। दिस इज चार्जड पार्टिकल क्यू, हमने बेटा इसको फायर कर दिया इस डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा, ठीक है ना। तो दिस इज चार्जड पार्टिकल क्यू और बेटा हमने इसको फायर कर दिया इस डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी। तो क्या होगा देखिए, अब इसके दो कंपोनेंट, दिस इज वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक होगा ये दिस विल बी v cos थीटा, और बेटा एक होगा ये क्या होगा बेटा v sin थीटा। आप देखिए ना, v cos थीटा इसको आगे लेना चाहेगा, v sin थीटा इसको ऊपर लेना चाहेगा, तो कंबाइंड 2 डायमेंशनल मोशन होगा। इसका मतलब यहां पे जो पार्टिकल है वो कुछ ऐसा चलेगा, यानी जो पाथ ऑफ द पार्टिकल है दैट विल बी हेलिकल, ये आगे भी जाएगा और इसकी वजह से ये सर्कल कंप्लीट करेगा, इसकी वजह से ये आगे आगे जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे जो पाथ होगा, सो इन दिस केस फोर्स तो एक्ट करेगा ही करेगा, इन दिस केस फोर्स विल एक्ट, बेटा फोर्स तो एक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में क्या होगा, इन दिस केस फोर्स विल एक्ट एंड पाथ विल बी हेलिकल। और बेटा जो पाथ होगा वो क्या होगा, पाथ विल बी हेलिकल, और बेटा हमारा जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा ऐसा, ठीक। एक बात यहां याद रखेंगे, अगर रेडियस निकालना होगा, देखिए यहां पे रेडियस इसके बराबर, यहां रेडियस किसके बराबर, एम वी अपॉन क्यू बी, तो यहां पे रेडियस इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, बस ये एक फर्क है, विच इज इक्वल टू एम टाइम्स व्हाट इज वी परपेंडिकुलर, दैट इज वी साइन थीटा, तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, बेटा दिस विल बी द रेडियस। बस ये बात आपको याद रखनी है। टाइम पीरियड तो सेम होगा बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, सो टाइम पीरियड जो यहां आया कितना 2 पाई m अपॉन क्यू बी, तो टाइम पीरियड तो इस वाली कंडीशन में भी सेम रहेगा, सो t विल बी इक्वल टू 2 पाई m अपॉन q टाइम्स b, दिस विल बी द टाइम पीरियड बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स का क्वेश्चन बेटा डेफिनेटली आता है। अच्छा, जब एक चार्ज पार्टिकल होता है बेटा उसमें दोनों फोर्स होते हैं, उसमें जो फील्ड वो तो फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, तो टोटल फोर्स होगा F टोटल, F टोटल विल बी इक्वल टू Q टाइम्स E प्लस QVB साइन ऑफ
थीटा, दिस टोटल फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं लिखूंगा यहां पे एफ लॉरेंट इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई प्लस क्यू टाइम्स वी बी साइन थीटा। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स, यहां पे लिखेंगे ई वेक्टर प्लस साथ में लिख देंगे वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये है इस लॉरेंट फोर्स का वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, क्यू स्केलर है उसको बाहर लिखा, ई वेक्टर लिखा इसके बदले प्लस इसके यहां लिखा वी क्रॉस बी। दिस इज टोटल फोर्स, लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस कंप्लीट्स आवर अनदर क्वेश्चन। ओके बेटा, लेट्स मूव इनटू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोर्स experienced by current carrying conductor, force experienced by current carrying conductor placed in uniform magnetic field. Conductor placed in uniform मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जी अभी तक बात हो रही थी एक पार्टिकल की, कि जब एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा उस पर कितना फोर्स लगता है। अब अलग बात है, अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा दिस इज हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर, सी दिस इज अ कंडक्टर। बेटा ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने क्या किया है बेटा, यहां पे मैं मान लेता हूं, चलो इस कंडक्टर का लेंथ में बेटा मान रहा हूं L। बेटा इस कंडक्टर का मैं जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मैं ले रहा हूं A। बेटा कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना ले रहा हूं बेटा, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दैट इज A। और यहां क्या हो रहा है बेटा, ये हमारे पास यहां पे एक्स एक्सीस है, बेटा ये यहां पे हमारे पास y एक्सीस है, और बेटा ये यहां पे z एक्सीस है। और मैं ऐसा मान रहा हूं कि करंट का जो डायरेक्शन है, करंट इस डायरेक्शन में, बेटा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, यानी अलोंग एक्स एक्सीस। अच्छा बेटा, तो हमने ऐसा माना कि करंट का जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी इस डायरेक्शन में करंट जा रही है। लेट्स सपोज हम यहां से रख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में करंट है। बेटा अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें n है, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेंथ L है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट होगा वो इधर की तरफ होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमने ये माना। तो सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, क्या मैं लिखूं यहां पे F वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए हमें तो पता है कि हमारे पास फोर्स किसके बराबर था, F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ 90 डिग्री, यहां तो एंगल 90 डिग्री है, तो जहां पे हमारे पास एंगल 90 डिग्री है, देखो VD यहां है, D यहां है, तो एंगल तो 90 डिग्री, साइन 90 इज 1। तो क्या मैं लिखूं यहां पे एक चार्ज के बदले -E और साथ में लिख दूं यहां पे VD क्रॉस B, तो ये बनेगा जी हमारे पास फोर्स। नाउ दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन। नाउ पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या मैं डायरेक्टली लिखूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट विल बी इक्वल टू NaL, this will be the total, this is the total volume। तो इसी टोटल वॉल्यूम में जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो इसको मल्टीप्लाई होगा E, तो इट विल बी इसके लिए NaLE। तो क्या मैं मतलब यहां पे लिख दूं ऐसे, सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज F टोटल, दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स NaLE मल्टीप्लाइड बाय VD क्रॉस B। क्या ये बेटा मैं लिख सकता हूं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, देयर आर NaLE इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने लिखा NaLE मल्टीप्लाइड बाय VD क्रॉस B। एक काम करते हैं, VD को बाहर निकालते हैं, L को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, हम L को अंदर लेके जाएंगे तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा NE, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं F, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, सो F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस NeAVD, और साथ में इसको मैं लिख लेता हूं यहां पे मल्टीप्लाइड बाय L क्रॉस B, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय L क्रॉस B, L में मान लेता हूं डिस्प्लेसमेंट। मेरा NeAVD क्या होता है, करंट, तो क्या मैं लिखूं यहां पे F इज इक्वल टू माइनस टाइम्स I मल्टीप्लाइड बाय
एल क्रॉस बी, अरे आप देखो ना यहां पे मल्टीप्लाइड बाय एल क्रॉस बी। अच्छा एक और बात आप देखो यहां पे, एनईएवीडी इज करंट, एनईएवीडी इज व्हाट, करंट। तो अगर मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, आप देखिए प्लीज ये स्टेप तो आप देख लेना, अगर मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस आई, क्योंकि वीडी और आई आपस में बराबर है, माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो ये बनेगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे लिखो इसको आई टाइम्स एल क्रॉस बी, और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में हटा दूं तो क्या मैं लिखूं इसको एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। बेटा दिस is the expression for force experienced by a conductor placed in magnetic field। जब हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं बेटा उसमें फोर्स लगता है आई एल क्रॉस, दिस इज व्हाट, दिस इज करंट एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। इसीलिए हमने इनको साथ में लिखा, क्योंकि जैसे वहां पे हमें पता है कि ये तो चैप्टर की शुरुआत ही हुई थी करंट एलिमेंट से, सो दिस इज करंट एलिमेंट क्रॉस बी, सो इट बिकम्स बी आई एल साइन थीटा इन स्केलर फॉर्म, या आई एल क्रॉस बी। अब इसका कैसे, अगेन आई एल क्रॉस बी, तो देखो क्या करना, अगर आपने इसका डायरेक्शन करना है तो आपने क्या करना है, आपने देखना है करंट एलिमेंट क्रॉस इसको बी करना है, तो आप देखो कहां की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, तो एलॉन्ग जेड एक्सिस आएगा, इसका मतलब बेटा फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस। बेटा कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस डायरेक्शन में होगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस विल बी बी आई एल साइन थीटा, दिस विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा चलिए जी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दैट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर का पूछा जाता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, ये है जी हमारे पास क्वेश्चन। देखिए क्या मसला है, मसला ऐसा है कि हमने क्या किया, हमने यहां पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जिसमें करंट चल रही है I1, और यहां इसकी डिस्टेंस r की दूरी पे हमने एक दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जिसमें करंट चल रही है बेटा I2। ठीक, ओके। देखो क्या होगा, जब इसमें बेटा करंट चलेगी I1 तो क्या होगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो देखिए ये इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल हम बनाते हैं, इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। और आप देखिए हुआ क्या, कितना मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करेगा, हमें पता है कि अगर ये डिस्टेंस आर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंफिनिटी लॉन्ग कंडक्टर, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड जो ये बनाएगा। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहां पे वो बनेगा इतना। अब क्या होगा, अब ये जो करंट कंडक्टर ये है कंडक्टर I2, ये कंडक्टर I2 इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, और हमें तो अभी पढ़ा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आता है उससे फोर्स लगता है, तो बेटा इसमें फोर्स लगेगा, तो अब क्या होगा, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, सो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इस पे फोर्स लगेगा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पे ऐसे, दिस इज यहां से करंट कैरिंग मैग्नेटिक, दिस विल बी द फोर्स इधर की तरफ, तो ये इस पे फोर्स लगेगा यहां की तरफ। अब कितना फोर्स लगेगा, हमें पता है, हमने अभी भी पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू बी टाइम्स आई टाइम्स एल, ये तो हमने बेटा अभी अभी पढ़ा कि फोर्स किसके बराबर है, सो फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल। वो भाई मैग्नेटिक फील्ड बनाया किसने, मैग्नेटिक फील्ड बनाया 1 ने, करंट किसमें चल रही है I2, चलो मैं लेंथ ले रहा हूं 1 यूनिट एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं लिखूंगा F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I1 divided by 2 pi r multiplied by I2, so this is force per unit length। Similarly force on 1 due to 2 जो होगा per unit length, that will be equivalent to again mu naught times I1 I2 divided by 2 pi
आर। सो बेटा यहां पे आप देखिए हमें क्या मिला कि अगर हमारे पास दो स्टेट, ये देखो ना, ये जब अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये उसमें आएगा तो इस पे इधर की तरफ लगेगा, दिस विल बी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इधर की तरफ, ठीक है ना। तो यहां पे ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे और जो फोर्स दोनों के बीच में होगा दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एट सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने करना क्या है इसमें, आप स्टेप वाइज लिखिए। सबसे पहले स्टेप कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय कंडक्टर 1 is equivalent to mu naught times I1 divided by 2 pi r, because we know magnetic field due to straight conductor is equal to this. Now the conductor 2 is placed in the magnetic field जो बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय कंडक्टर 1, so the force it will experience a force and the force experience will be given by bi multiplied by conductor I2 into L. so यहीं पे हमने यहां लिखा और यहां से बेटा हमें मिल जाएगा if length is 1 unit, तो क्या मैं ऐसे लिखूं, यानी जो फोर्स हमारे पास आया that is equivalent to mu naught times I1 I2 divided by 2 pi r, mu naught times I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। बेटा क्या मैं म्यू नॉट को अपना वैल्यू दूं, म्यू नॉट को मैं क्या वैल्यू दूंगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। बेटा पाई जाएगा पाई के साथ, 2 1 जा 2 2 जा, सो फोर्स F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय I1 I2 डिवाइडेड बाय आर। देखिए नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन 1 एम्पियर। बेटा अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं 1 एम्पियर को। नाउ व्हाट इज 1 एम्पियर का डेफिनेशन? 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ करंट। 1 एम्पियर जो है ये, अच्छा बेटा, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर? सर 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट flowing through two parallel conductors of unit length placed 1 meter apart. 1 ampere is defined as amount of current flowing through two parallel conductors of unit length placed 1 meter apart, and when they exert a force of, या when they are attracted by a force of 2 into 10 to the power -7 Newton. तो 1 एम्पियर जो है, 1 एम्पियर ऑफ करंट, ये वो करंट है जो दो पैरेलल कंडक्टर्स में से चलती है, जिनका यूनिट लेंथ है, जिनके बीच का डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस है, जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स ऑफ 2 into 10 to the power -7 न्यूटन। दिस इज हाउ वी डिफाइन 1 एम्पियर। आई होप इट्स क्लियर। आप इसको स्टेटमेंट लिख लेना, क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। चलिए जी अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। नाउ व्हाट इज बेटा मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर? देखिए बेटा क्या मसला है। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। क्या है ये एमसीजी? इसको मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर यानी एमसीजी भी कहते हैं। देखो बेटा क्या होता है इसमें हमारे पास सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में अगर देखें तो एक हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट होता है, मतलब यहां पे नॉर्थ पोल होता है बेटा, और यहां पे साउथ पोल होता है, ठीक है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। यहां पे बीच में एक कॉइल होती है बेटा, ये यहां पे कॉइल होती है, ठीक है। और ये कॉइल का क्या होता है बेटा, यहां पे हम कॉइल रखेंगे बेटा, यहां पे साउथ पोल है, यहां बीच में कॉइल होती है, और कॉइल जो हमारे पास होती है वो कैसी होती है? अच्छा बेटा, तो ये एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है बेटा। यहां पे हमारे पास एक कॉइल होती है, ठीक है, एक कॉइल होती है करंट कैरिंग कॉइल, और बेटा यहां पे हम क्या करते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं एक स्प्रिंग के साथ, ठीक है। तो यहां पे हम उस स्प्रिंग को, ठीक है, यहां पे हमारे पास उस स्प्रिंग को हम कनेक्ट करते हैं ऐसे ग्राउंड के साथ। ये कुछ ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है, जिससे करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट चल रहा होता है, यहां पे करंट आई चल रहा होता है ऐसे, यहां से करंट आई चल रहा होता है ऐसे, यहां पे मेरा करंट आई चल रहा होता है ऐसे। दिस इज करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन हॉर्स बिटवीन द हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट्स कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग, ठीक है। नीचे यहां स्प्रिंग लगा होता है। अच्छा बेटा, तो देखिए क्या होता है हमारे पास जब हम इसको यहां पे ऐसे रखते हैं, सपोज करके दिस लेंथ इज हमारे पास L, और बेटा ये कंसिडर करते हैं हम दिस इज B, ठीक है, यानी इसका ब्रेड जो है बेटा दैट इज B, इसका लेंथ जो है दैट इज L। ये जो हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल को हम यहां पे रोटेट करते हैं विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इट इज रोटेटिंग विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, हम इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। ये करंट कैरिंग कॉइल हमने इसके अंदर रख दी, इसको हम रोटेट करते हैं ऐसे, नीचे यहां पे हमने यहां पे एक स्प्रिंग इसको अटैच कर दी। देखिए क्या होता है बेटा, जब हमारे पास ये देखो, मैं आपको अब यहां पे बताता हूं इस करंट कैरिंग कॉइल में क्या होता है बेटा। ये जो हमारे, सपोज मैं इसको ऐसे बनाता हूं,
बेटा ये जो हमारे पास ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट जा रही है ऐसे, दिस इज करंट आई, दिस इज करंट आई, बेटा दिस इज करंट आई एंड दिस इज करंट आई एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये हमारे पास यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब क्या होता है बेटा, ये हमारे पास यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब क्या होता है, यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें पता है कि जब हम कंडक्टर को, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है। तो देखो क्या होता है, तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें यहां पे इस वाली आर्म पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है और इस वाली आर्म पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। दीज टू फोर्सेस बीइंग इक्वल एंड अपोजिट दे गेट कैंसल्ड आउट। बेटा इस वाली आर्म पे फोर्स कुछ ऐसे लगता है और इस वाली आर्म पे बेटा फोर्स कुछ ऐसे लगता है, और क्या होता है बेटा, दीज टू फोर्सेस बीइंग इक्वल एंड अपोजिट। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो कि आप यहां पे ऐसे लिखो, यहां नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स एफ डाउन और यहां पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इसको हम लिखेंगे बेटा यहां ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ऐसे, यहां पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इसको हम कहते हैं एफ अप। तो ऐसे ऊपर की तरफ लगता है फोर्स एफ अप, तो ऊपर की तरफ लगता है अप फोर्स, नीचे की तरफ लगता है डाउन फोर्स ऑन अ सेम लाइन ऑफ एक्शन। ऑन अ सेम लाइन ऑफ एक्शन जब फोर्स लगता है, दीज टू फोर्सेस दे ट्राई टू रोटेट द सिस्टम, हेंस देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ टॉर्क। तो बेटा टॉर्क बनता है, ये दो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये दोनों की वजह से ये घूमना स्टार्ट कर देता है, तो बेटा ये घूमना स्टार्ट कर देता है तो टॉर्क बनता है। टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा टॉर्क किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए बेटा अगर मैं इसको थीटा लेता हूं, इसके और इसके बीच में मैं ये डिस्टेंस एल लेता हूं, तो क्या मैं इसको लिखूं यहां एल कॉस थीटा और इसको लिखूं मैं एल साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, एल साइन थीटा। तो क्या मैं टॉर्क लिखूं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू बी टाइम्स आई टाइम्स इनटू, इसको मैं मल्टीप्लाई लिखता हूं यहां पे एल साइन थीटा। अब देखिए यहां पे क्योंकि फोर्स होता है बी आई इंटू लेंथ। ओ भाई आप देखिए यहां पे, आप प्लीज देखिए यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज आप यहां समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या काम किया, मैंने इसको ये जो चीज है इसको मैंने एल के बराबर रख दिया, ठीक है। आप देखिए यहां पे, मतलब ये जो चीज है ये, इसको मैंने एल के बराबर रख दिया। टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स, फोर्स किसके बराबर होगा, बी आई इंटू कंडक्टर का लेंथ कितना है। तो आप देखिए ना, कंडक्टर मैंने कितना बड़ा माना, कंडक्टर तो मैंने कितना बड़ा माना है, कंडक्टर तो मैंने बी के बड़ा माना है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं बी आई बी इंटू एल साइन थीटा। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज एरिया, तो मैं इसको लिखूंगा बी आई ए इंटू साइन थीटा। इफ कॉइल कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू एन बी आई ए साइन ऑफ थीटा। सो दिस विल बी द टॉर्क ऑन अ, ये जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर घूमेगा, इसमें टॉर्क डेवलप होगा कितना, एन बी आई ए साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क जो इसमें डेवलप होगा एंड दिस टॉर्क इज कॉल्ड बेटा मैग्नेटिक टॉर्क। तो बेटा यहां पे मैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा एन बी आई ए साइन थीटा। एवरीवेयर वी कंसीडर थीटा 90 डिग्री, सो यहां पे टॉर्क कितना बनेगा, सो टॉर्क इज इक्वल टू एन बी आई टाइम्स ए। दिस इज द टॉर्क विद विच ये जो कॉइल अंदर है ये घूमती है, इस टॉर्क से एन बी आई ए, इस टॉर्क से ये अंदर घूमती है। अब देखो क्या हुआ, जब ये यहां पे घूम रही है बेटा, जब ये घूम रही है तो यहां पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में ट्विस्ट आएगा, तो स्प्रिंग में डेवलप होता है बेटा रेस्टोरिंग टॉर्क। स्प्रिंग में क्या डेवलप होता है बेटा, रेस्टोरिंग टॉर्क। तो जब ये घूमेगा तो स्प्रिंग में ट्विस्ट आएगा, स्प्रिंग में डेवलप होता है रेस्टोरिंग टॉर्क, और बेटा वो रेस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर होता है बेटा, रेस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू के टाइम्स अल्फा। बेटा ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क है, इट इज सुप्रीम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय अल्फा एट इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पे ये जो मैग्नेटिक टॉर्क है टाउ मैग्नेटिक, इट इज इक्वल टू किसके बराबर, दिस टाउ मैग्नेटिक इज इक्वल टू बेटा टाउ रेस्टोरिंग, विच मींस एम बी आई ए इज इक्वल टू के टाइम्स अल्फा, एंड फ्रॉम हियर और वी कैन राइट के टाइम्स अल्फा, सॉरी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू एन बी आई ए, या चलो यही लिख लेते हैं हम। तो आप देखिए ना यहां पे बेटा क्या होगा, तो आप देखिए यहां पे, सो एन इज कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अल्फा, या हम इसको लिख सकते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और जितना एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वी कैन मेजर द करंट, एंड गैल्वानोमीटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट।
और ये हम यूज कर सकते हैं करंट को मेजर करने के लिए। देयर आर टू मोर थिंग्स जो हम याद रखेंगे। नंबर वन, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। नाउ व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? बेटा करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, दिस इज करंट सेंसिटिविटी, इट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। सो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट यानी अल्फा बाय आई। तो अल्फा बाय आई किसके बराबर होगा? एन बी ए बाई के। सो इट विल बी इक्वल टू एन बी ए अपॉन के। So what is current sensitivity? Current sensitivity is defined as deflection produced per unit current. There is other thing that's called voltage sensitivity. And what is voltage sensitivity equal to? बेटा voltage sensitivity is given by sensitivity. बेटा voltage sensitivity हमारे पास होता है deflection produced per unit voltage. तो इसको लिखेंगे अल्फा अपॉन वोल्टेज से बराबर होता है I टाइम्स R. तो इसको हम लिखेंगे बेटा ऐसे, अल्फा बाय I मल्टीप्लाइड बाय इसको करेंगे 1 बाय R. तो ये बन जाएगा Vs इज इक्वल टू, बताओ अल्फा बाय I किसके बराबर? अल्फा बाय I इज इक्वल टू एन बी ए डिवाइडेड बाई के टाइम्स आर। बेटा ये बनेगा हमारे पास, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज, करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। आपको क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय इंक्रीज एरिया, बाय लोअरिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी तरह यहां पे हाउ कैन यू चेंज दिस? बेटा अब हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन रहता है, दैट इज क्या? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड स्टेट डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। बेटा डेफिनेटली 5 नंबर का ये आएगा ही आएगा। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस बेटा ये 5 नंबर का आएगा ही आएगा। ये मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूं और आप इसको 5 मार्क्स का ये डेफिनेटली आएगा। मैं आपको इसका पीडीएफ दिखाता हूं, आप डायरेक्टली वही डिफरेंसेस आपने लिखनी है 5 नंबर के क्वेश्चन में, और इसी के साथ हमारा मैग्नेटिज्म खत्म हो। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। देखिए ये हमारे पास 3 तरीके के सबस्टेंसेस हैं। सबसे पहले डायमैग्नेटिक है, उसके बाद पैरामैग्नेटिक है, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक है। सबसे पहले डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस वो सबस्टेंसेस है जिनको मैग्नेट रिपेल करता है। अगर मैग्नेट हम लाएंगे, यहां डायमैग्नेट लाएंगे, ये रिपेल होगा, तो मैग्नेटिक ये दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट। ठीक, उसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, वीकली अट्रैक्ट करता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो दे आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम इनको देखिए, अगर ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है और हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाया, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनमें मैग्नेटाइजेशन कर लेता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होते हैं, जिसकी वजह से फिर ये रिपल्शन दिखाते हैं। तो दे गेट मैग्नेटाइज, बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज अपोजिट। They get magnetized, but they get magnetized paramagnetic. They get magnetized in the direction of the field, but कम मैग्नेटाइज होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक, उसके बाद अगर एक डायमैग्नेटिक, अच्छा उसके बाद दे टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। मतलब अगर यहां पे मैं 2 मैग्नेट्स रखूं, एक यहां नॉर्थ पोल रखूं और बेटा यहां पे मैं फॉर एग्जांपल एक साउथ पोल रखूं। देखिए अगर मैं यहां पे एक डायमैग्नेटिक लिक्विड रखूं ना, तो डायमैग्नेटिक लिक्विड क्या चला जाएगा, वो यहां चला जाएगा, वो यहां पे जाएगा, यहां पे वो डिप होगा, लेकिन वो यहां चला जाएगा। यहां पे वो हम क्रिएट करेगा, लेकिन यहां से वो रिपेल होकर दूर दूर चला जाएगा। लेकिन अगर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहां पे हमारे पास लिक्विड होगा, तो वो क्या करेगा बेटा, तो अगर मैंने बाउल में रखा यहां पे फेरोमैग्नेटिक, तो वो क्या करेगा बेटा, वो यहां डिप होगा, लेकिन सारा का सारा जमा यहां पे होगा। यहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक फील्ड वही जमा हो जाता है, ये वहां से दूर भागता है डायमैग्नेटिक। वही यहां ने लिखा है कि दे टेंड टू मूव स्लोली फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। ये स्ट्रॉन्गर फील्ड से जाके वीकर पार्ट्स में चले जाते हैं, और ये कहां से आते हैं, ये वीकर से स्ट्रॉन्गर में आते हैं। ठीक, चलिए अगर एक डायमैग्नेटिक रॉड को हम सस्पेंड करेंगे, सपोज यहां पे नॉर्थ पोल है, यहां पे साउथ पोल है, ये अपने आप को कैसे करेगी, ये अपने आप को परपेंडिकुलर करेगी। तो फ्रीली सस्पेंडेड डायमैग्नेटिक रॉड अलाइंड इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ताकि ये मैग्नेटाइज ही ना हो। और ये क्या करता है, यानी देखिए अगर यहां नॉर्थ पोल है बेटा, अगर यहां साउथ पोल है, तो ये अपने आप को डायमैग्नेटिक रॉड ऐसे जो अलाइन करती है, लेकिन अगर पैरामैग्नेटिक होगी और फेरोमैग्नेटिक होगी बेटा, वो ऐसे अलाइन होगी पैरेलल, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटाइजेशन हो।
उसके बाद ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी डिफाइन करता है कि कितनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, तो इनके पास इतनी ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती नहीं, तो इनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है। इनकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो पॉजिटिव है, कम है बट वो पॉजिटिव है। उससे ये पता चलता है कि इनमें मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर हो सकता है, और इनकी जो ससेप्टिबिलिटी दैट इज वेरी लार्ज। तो इनका Xim इज लेस देन 0, इनका Xim इज ग्रेटर देन 0, इनका Xim इज ग्रेटर देन 1000। अच्छा, उसके बाद रिलेटिव परमिबिलिटी, इनकी रिलेटिव परमिबिलिटी जो है दैट इज लेस देन 1, वो इसी के तरीके से होती है। ससेप्टिबिलिटी इनकी ग्रेटर देन 1 है, और इनकी ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 1000 है। परमेबिलिटी की जरूरत नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहां पे इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेट को अगर आप हीट करोगे तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कोई असर नहीं होने वाला, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ेगा नहीं, इसकी ससेप्टिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, यानी अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे, इनकी अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे, इनकी ससेप्टिबिलिटी बेटा कम हो जाती है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से paramagnetic tends to behave as diamagnetic and ferromagnetic tends to behave as paramagnetic। तो इनकी susceptibility is inversely proportional to temperature। यहां पे भी इनकी susceptibility is inversely proportional to temperature, यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ferromagnetic material tends to behave as paramagnetic and paramagnetic tends to behave as diamagnetic। उसके बाद जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को उठाते हैं, तो मैग्नेटाइज ही नहीं हुआ, जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को उठाते हैं ये उसी टाइम पे अपना सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देते हैं। इनके पास थोड़े से टाइम के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, जब मैग्नेट को हटा दिया जाएगा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाएगा, और इनमें वो बड़े टाइम के लिए रहती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स क्या क्या है बेटा, हमारे पास इसमें एग्जांपल्स है बिस्मथ, यहां पे हमारे पास एग्जांपल है कॉपर, हमारे पास यहां पे एग्जांपल है सॉल्ट, हमारे पास यहां पे एग्जांपल है डायमैग्नेट की। अच्छा, पैरामैग्नेट की हमारे पास एल्युमिनियम है, सोडियम है बेटा, कैल्शियम है हमारे पास, ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स है। ऑक्सीजन है हमारे पास पैरामैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो सबसे बेस्ट मटेरियल है दैट इज आयरन, निकल है हमारे पास, कोबाल्ट है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आयरन के ऑक्साइड्स हैं, दे आर फेरोमैग्नेटिक। आपने बस यही लिखना है, वहां पे जाके 5 नंबर इसके आएंगे। प्लीज उस टेबल को आप अच्छे से बनाना, और इसी के साथ हम अपना मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर जो है वो खत्म करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का चैप्टर जो है वो खत्म करते हैं, और हम मिलते हैं इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर जो हमारा बचा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी के साथ हमारा बेटा ये सारा कंप्लीट होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।